हाँ। देखिए, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस मीटिंग में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी बीएससी पार्ट थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में आपको सर बता देंगे। हम फिलहाल मैथ के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तरह ही मैथ के भी 3 ही पेपर होते हैं। तो उनमें से तीनों जो पेपर हैं, उन तीनों पेपरों के साथ में इस बार 5 बुक जुड़ी हुई हैं। अब क्या है कि एक बुक प्रैक्टिकल की है, वो अलग से है, लेकिन इस समय जो तीनों बुक्स हैं या पेपर हैं, उन पेपरों के साथ में जो बुक्स हैं उनको हम आपको समझा दे रहे हैं। तो देखो, पहले पेपर के साथ अमूर्त बीजगणित यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक है। इसी के साथ में एक और है, लीनियर अलजेब्रा यानी रैखिक बीजगणित कह सकते हो या रैखिक बीजावली भी कह सकते हो। ये देखिए, फर्स्ट पेपर के साथ में 2 बुकें। अभी सेकंड जो पेपर है, उसमें केवल और केवल एक ही बुक है, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी सम्मिश्र विश्लेषण। तो दूसरा जो पेपर है, उसका नाम है सम्मिश्र विश्लेषण कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें केवल सम्मिश्र संख्याओं के बारे में ही अध्ययन करेंगे। और देखिए, थर्ड जो पेपर है, इस थर्ड पेपर में एक तो गति विज्ञान जो कि पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पिछली वर्ष से इसमें एक स्थिति विज्ञान की बुक और जुड़ गई है। तो इस तरह से ये पूरा पेपर कंप्लीट होता है, यानी गति विज्ञान प्लस स्थिति विज्ञान तो ये तो आपकी बुक्स के नाम है। आप सबसे पहले इन बुक्स का स्क्रीनशॉट ले लें। और हाँ, प्रैक्टिकल के बारे में और बता दें, केवल प्रैक्टिकल की जो बुक है वह है सी प्रोग्रामिंग। देखिए, जिस तरह से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल की बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको थर्ड ईयर में क्या है, प्रैक्टिकल के लिए अलग से ये बुक सी प्रोग्रामिंग की खरीदनी होगी। और पूरा प्रैक्टिकल सी प्रोग्रामिंग, ये कंप्यूटर की बुक है, एक पतली सी बुक है, इसमें से प्रैक्टिकल रहेगा। सेकंड ईयर में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रैक्टिकल की अलग से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ आपको ये बुक अलग से खरीदनी होगी थर्ड ईयर में। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रखें। और हम देखिए, इसमें जो पेपर फर्स्ट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर फर्स्ट में 5 यूनिट हैं, और 5 यूनिट जो पहली बुक है अमूर्त बीजगणित और दूसरी बुक है रैखिक बीजगणित। तो देखो, पहली जो बुक है उसमें आप 4 यूनिट मान सकते हैं, और अगर 4 यूनिट नहीं पढ़े यहाँ से तो फिर 3 यूनिट रखें, बाकी की 2 यूनिट आपको दूसरी बुक में से मिल जाएंगी। देखो, इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, और दूसरी जो बुक है उसमें टोटल 3 चैप्टर हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर आपके सिलेबस में पहले भी नहीं हुआ करता था और अब भी नहीं है, लेकिन जो दूसरे चैप्टर है और तीसरा चैप्टर है, यानी दूसरे चैप्टर में ग्रुप सिद्धांत, ग्रुप थ्योरी, तीसरे चैप्टर में क्रमचय ग्रुप। तो देखिए, ये दोनों चैप्टरों के नाम है दूसरे और तीसरे चैप्टर के।
जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे तो आपने ग्रुप के बारे में अध्ययन कर लिया था, इसीलिए अब ये जो सेकंड और थर्ड चैप्टर हैं ये यहाँ नहीं है सिलेबस में। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि आपके जो सिलेबस में वो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों चैप्टर नहीं है। इधर अगर हम बात करें तो 10वां चैप्टर, देखिए 9वां चैप्टर सिलेबस में है नहीं, और जो 10वां चैप्टर है इसमें 2 यूनिट हैं। अब ये दोनों यूनिट हैं लेकिन इन दोनों यूनिटों में पूरा सिलेबस नहीं है। तो इस सिलेबस को देखते हुए पिछली बार केसी सर और हेमंत सर के नाम से, जो कि एमएसए कॉलेज से हैं, उनके नाम से ये बुक बना दी गई है जेपीएच में। तो अब क्या है, ब्रज यूनिवर्सिटी में इस रैखिक बीजगणित वाली बुक को फॉलो किया जाएगा और यहाँ से 10वां चैप्टर हटा दिया जाएगा। आपकी जो अमूर्त बीजगणित की किताब है उसमें तो 10वां चैप्टर है, लेकिन यहाँ इस किताब से नहीं कराएंगे, हम केवल दूसरे नंबर की जो बुक है उसमें से पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस नहीं है। तो देखिए, हमें जो चैप्टर पढ़ने हैं उनमें से 4th है, 5th, 6th, 7th, 8th, और यहाँ फर्स्ट और सेकंड, थर्ड ये पढ़ने हैं। तो 4th चैप्टर में फर्स्ट यूनिट है, 5th, 6th में सेकंड यूनिट है, 7th, 8th में थर्ड यूनिट है, और ये फिर 4th यूनिट है, और ये 5th यूनिट। इस तरह से 5 यूनिट होंगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी देखिए, हम यहाँ चैप्टर जो 4 है उसका नाम है उपग्रुप। क्योंकि चैप्टर 4 उपग्रुप है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। और ग्रुप क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, फिर भी क्योंकि फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए आपको काफी टाइम हो गया है, तो अब आपको रिवाइज कराना होगा उसको थोड़ा सा। तो अभी कम से कम 2 मीटिंग ऐसी रहेंगी जिनमें आपको सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं कराया जाएगा, केवल पिछली नॉलेज के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। अब देखिए, जैसा कि हम बता रहे थे कि ग्रुप, तो देखो ग्रुप से भी पहले हमें काफी चीजें पढ़नी होंगी। ग्रुप से पहले होता है मोनोइड, और इस मोनोइड से भी पहले होता है लूप, लूप से भी पहले होता है ग्रुपोइड, सॉरी सेमी ग्रुप। इस लूप को और पहले कर दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है लूप, और लूप से भी पहले होता है ग्रुपोइड। देखिए ग्रुपोइड को और भी नाम देते हैं, समूहाव, इसको फिर एक और नाम दे देते हैं क्वैसी ग्रुप। और देखिए, इससे भी पहले होता है एक द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया को आप द्विआधारी संक्रिया भी कह सकते हैं। इसी द्विआधारी संक्रिया को आप समृद्ध के नाम से जानते हैं। तो देखिए आपके सामने पहला पॉइंट द्विआधारी संक्रिया, दूसरा ग्रुपोइड, तीसरा लूप, चौथा सेमी ग्रुप, पांचवा मोनोइड, छठवां ग्रुप, और सातवां आप आवेली ग्रुप। और भी डाल सकते हो 8वें नंबर का पॉइंट अनआवेली ग्रुप। तो देखिए, ये क्रम से आपको समझने होंगे, इनका भी एक क्रम होता है। पहले इन दो के बारे में जान लो आप, बाकी का सब कुछ इजी है। देखिए एक और बात, द्विआधारी संक्रिया के बीच में आप इसको ला सकते हैं। द्विआधारी संक्रिया तो मेन है, इससे भी पहले एक और पॉइंट है, और वो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी बीजीय संरचना। बीजीय संरचना
या इसको बीजीय पद्धति के नाम से भी जानते हैं अथवा बीजीय पद्धति। दोबारा से सुन लीजिएगा इसे। पहले द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया या समृत मेन है ये द्विचर संक्रिया। इसके बाद में है बीजीय संरचना या बीजीय पद्धति। इसके बाद ग्रुपोइड या समूहाब या क्वैसी ग्रुप। तीसरा लूप। चौथा सेमी ग्रुप। पांचवा मोनोइड। इसके बाद छठवां ग्रुप और इसके बाद सातवां आबेली ग्रुप और आठवां अनआबेली ग्रुप। तो देखिए इन सब के बारे में डिस्कस करने से पहले द्विचर संक्रिया महत्वपूर्ण होती है और द्विचर संक्रिया के बारे में भी जानने से पहले हम आपको कुछ सेट के बारे में बता रहे हैं। और वो जो सेट है आप 9th-10th से भी पढ़ते आते हैं और उनमें सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो देखो प्राकृत संख्या जिसको कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। दूसरा होता है प्राकृत संख्या के बाद में पूर्ण संख्या, इसको W से व्यक्त करते हैं। इसके बाद में होता है पूर्णांक संख्या, इसको I से या Z से व्यक्त कर देते हैं। इसके बाद में है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, इसको फिर कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। लेकिन R से जैसे व्यक्त करोगे तो इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो होती है परमेय संख्या, जिसको Q से व्यक्त करते हैं, और दूसरी होती है अपरमेय संख्या। इसको टोटल जो रियल नंबर हैं उनमें से देखिए हमने कहा आपको कि जो रियल नंबर है उसे R से व्यक्त करते हैं और परमेय को Q से। तो अगर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में से परमेय संख्याओं के समुच्चय Q को घटा दें यानी R माइनस Q कर दें तो ये रह जाता है परमेय संख्या। इसी के साथ एक और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। तो देखो प्राकृत संख्या की बात करें तो ये स्टार्ट होती है 1 से। पूर्ण संख्या की बात करें तो इसमें 0 से स्टार्ट हो जाती हैं। पूर्णांक की बात करें तो 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, +-3 होता है, प्लस माइनस में ही चलती जाती है नंबर्स। और अभी परमेय संख्याओं की बात करें तो डेफिनेशन है परमेय की वो होती है कि वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाएं लेकिन Q है वो 0 ना हो। वे सभी संख्याएं जो बटे की फॉर्म में लिखी जाएं लेकिन नीचे 0 ना हो। जैसे कि अभी अगर आप बात करें तो क्या 0 एक परमेय संख्या है? हमने कहा कि वे सभी संख्याएं जो बटे की फॉर्म में हो लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए बस। तो देखिए 0 परमेय संख्या है क्योंकि 0 के साथ में नीचे 1 मान सकते हैं। और जब 0/1 करेंगे तो देखिए ये जो 1 है, ये जो 1 है वो है, 0 नहीं है। तो ये तो गई परमेय। अब बात करते हैं हम अपरमेय संख्या की। तो देखो इस तरह की सभी परमेय संख्याओं को घटा दें, घटाने के बाद जितनी भी बचेंगी अपरमेय होंगी, जैसे कि √2 है, √5 है, पाई है और ई है, और भी कितनी भी हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए चर जो ई है, ई के बारे में बात करें तो ई चर घातांक है जिसका मान आप लोगों को 2.71 बताया गया है। अब देखो सम्मिश्र संख्या जो होती है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और इसे कैपिटल C से व्यक्त कर देते हैं। तो इनमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी डेफिनेशन इस तरह से है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दो बातें होती हैं, एक तो शुद्ध काल्पनिक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। तो हम यहाँ पहले काल्पनिक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं ना कि शुद्ध। तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वह होता है कि वे सभी संख्याएं जो x + i/y, वे सभी संख्याएं जो कि x + i/y के रूप में लिखी जाती हों सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं। अब अगर x + i/y के रूप में लिखी जा रही हैं और ये सम्मिश्र संख्याएं हैं तो इसमें देखिए एक तो x है और एक y है।
y के साथ में आयोटा लगा हुआ है और x के साथ में कोई भी आयोटा नहीं है, तो यहाँ जो x है इसको तो हम कहते हैं z का वास्तविक भाग, और लिखेंगे क्या, यानी या तो ऐसे लिख दो z का वास्तविक भाग, जो कि x है, और ऐसे ही अच्छा इसको शॉर्ट में लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू एक्स। वैसे ही जो y है वो है काल्पनिक भाग, यानी हम ये लिख सकते हैं z का काल्पनिक भाग और वह है y। तो इसको आप शॉर्ट में लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू वाई, ये भी लिख सकते हैं आप इसे। तो देखिए जैसा कि आप लोगों को बताया गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये नंबर्स जो समझाए एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट्स में बता दिए स्क्रीनशॉट अगर ले लिया हो तो कमेंट्स कर दें। अब देखिए हम यहाँ सबसे पहले द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है n, हम स्टार्टिंग में n के बारे में बता रहे हैं, बाद में इनके बारे में w और i के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर n है, इसमें जो नंबर्स हैं 1 2 3 जो भी हैं लिखे हुए हैं आपके सामने सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, और आप जानते भी हैं। अब हम बात कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया। तो देखो रूल्स ये होता है कि कोई भी सेट ए है और इसके कोई भी दो अवयव हों, सेट ए नॉट इज इक्वल टू 5, मतलब ये खाली नहीं हो, इसमें कम से कम एक अवयव तो हो। क्या नहीं हो, ये खाली नहीं हो, इसमें कम से कम एक अवयव तो हो। तथा ए और बी हैं वो सेट ए के दो एलिमेंट हैं, यानी ए कमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी कैपिटल ए के दो एलिमेंट हों और इनके बीच में जैसे कि हम कोई संक्रिया लेके चल रहे हैं, गणितीय संक्रियाओं के बारे में आप जानते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग ये संक्रियाएं कहलाती हैं। जरूरी नहीं है कि यही संक्रियाएं रहें जोड़ घटाव गुणा भाग 4, और भी संक्रियाएं हो सकती हैं, लेस देन ग्रेटर देन सब संक्रियाओं में आते हैं। अब देखो ए और बी कैपिटल ए के कोई भी दो एलिमेंट हैं, अगर हम संक्रिया मान के चलें ए में प्लस, तो इस प्लस संक्रिया को लगाने के बाद में ए और बी के मध्य दोनों चरों के मध्य संक्रिया प्लस लगाने के बाद में अगर ये एलिमेंट ए में ही आ जाए तो हम कहेंगे कि प्लस संक्रिया ए में द्विआधारी संक्रिया है। दोबारा सुने, कोई सेट ए है वह अरिक्त नहीं है। अब देखो सॉरी, हम ये कहें कोई भी सेट ए है वह क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कम से कम एक अवयव तो हो। और क्या है, ए और बी ए के दो एलिमेंट हैं। तो देखिए ए और बी के मध्य प्लस संक्रिया की बात करें तो प्लस लगाने पर अगर जो भी अवयव आए वह भी ए में आ जाए तो हम कहेंगे कि जो प्लस संक्रिया है वह सेट ए में द्विआधारी संक्रिया है। जैसे कि इधर समझें आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ में, इसके कोई भी आप दो नंबर ले लो, जैसे कि हम मान लीजिए 2 को ले लें और आगे चल के 5 होगा, कहीं इसमें 4 आएगा 5 आएगा, 2 और 5 ले लिया, संक्रिया हमने सेलेक्ट की प्लस। अब देखिए प्लस को लिया हमने, 2 और 5 के बीच में जोड़ के चिन्ह को लिया, जोड़ने के बाद में 7 आया, क्या 7 n में होगा? बिल्कुल होगा। देखिए 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा ना आगे चल करके। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या प्लस संक्रिया W में द्विआधारी है? यानी क्वेश्चन रहा कुछ इस तरह से, ऐसे समझो कि ये आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या प्लस संक्रिया W में द्विआधारी है। तो देखिए प्लस संक्रिया W में बिल्कुल द्विआधारी होगी। वो कैसे?
कि आप इस W के यानी सेट ऑफ होल नंबर है, इसके कोई भी दो एलिमेंट लो। आप कहें हमने एक तो 0 ले लिया, एक ले लिया 5, ये W के एलिमेंट ले लिए। अब यह बताइए कि 0 और 5 में संक्रिया लगा दी ये प्लस, तो आया कितना 5, 5 W में ही रहेगा ना। ठीक है, तुम कहें हम 0 5 नहीं ले रहे, हम तो 1 और 8 लें, 1 और 8 ले लिया, W के एलिमेंट हैं ये। अब देखिए दोनों में संक्रिया प्लस लगाएं, लगाने के बाद में यह बनेगा 8 और 1 9, 9 भी तो W में ही है। तो इसका मतलब देखिए 9 W में ही होगा, क्योंकि W में 1 2 3 आगे चल करके सभी नंबर्स आएंगे ना, इसीलिए क्या है ये प्लस संक्रिया W में द्विआधारी होगी। अच्छा एक और बात, अगर हम यहाँ प्लस ना करके ये कह दें कि गुणन संक्रिया, क्या गुणन संक्रिया W में द्विआधारी है, तो आप क्या करेंगे कि दो अवयव लो, कोई भी दो अवयव लो W के, जैसे कि हम 0 5 और 1 8 में ही लगा दें, या फिर आप 5 15 ले लो या 5 20 ले लो, जो भी है 5 और 20 W के अवयव लिए। अब देखो गुणन के लिए चेक कर रहे हैं, तो 5 और 20 में, 5 और 20 के बीच में गुणा लगाओ, गुणा लगाने के बाद में जो आएगा ये हो जाएगा कितना 100, तो 100 भी तो W में आएगा ना। इस W में 1 2 3 4 5 6 कितनी भी गिनती होंगी ना, तो 100 है वो भी क्या आएगा W में ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका ये जो डॉट संक्रिया है गुणन संक्रिया, वह W में क्या होगी, द्विआधारी संक्रिया रहेगी। अब देखो यहाँ द्विआधारी के बारे में तो आपको ये बता दिया हमने, अगर आप इसको डिटेल में लिखना चाहें तो बोर्ड पे लिख देंगे हम। द्विचर संक्रिया, तो देखिए द्विचर संक्रिया जो है इसके बारे में, माना कैपिटल ए एक अरिक्त समुच्चय है, तथा एक फलन एफ। देखिए ए अरिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस ए क्या होगा, इसका कार्तीय गुणन होगा। एक फलन एफ ए क्रॉस ए टू ए हो तो, या ऐसे लिख दें एफ ए क्रॉस ए टू ए परिभाषित हो तो फलन एफ एक द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। और देखिए व्यक्त करने का जो तरीका है, आप इसको सिंपल प्लस लगा दो, यानी देखो और इसे प्लस या डॉट या सर्किल में प्लस या सर्किल में डॉट या स्टार आदि से व्यक्त करते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है व्यक्त करने के लिए। अब देखो ये तो हो गया द्विचर संक्रिया के बारे में, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात A comma B belongs to capital A implies A star B belongs to capital A। तब संक्रिया स्टार अरिक्त समुच्चय A में
द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। अब देखिए यहां समस्या ये है कि ये तो द्विआधारी संक्रिया हो गई, लेकिन एक ये शब्द आता है बीजीय पद्धति और ग्रुपोइड या समूहाव या क्वेसी ग्रुप। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक बार इस द्विचर संक्रिया के बारे में जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम बीजीय संरचना के बारे में या बीजीय पद्धति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बीजीय पद्धति और जो बीजीय संरचना है उसमें थोड़ा सा अंतर है, केवल संक्रियाओं का, केवल संक्रियाओं का ही अंतर है। तो सबसे पहले हम बीजीय पद्धति के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए किसी सेट पर एक या एक से अधिक संक्रियाएं भी परिभाषित हो सकती हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय n है, प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय n है, इसमें किन्हीं भी दो नंबरों का गुणन करो, मान लीजिए 1 और 100, 50 और 100 ले लिया, इनका अगर गुणा करें, गुणा करने पर ये 5000 आएगा। लेकिन 5000 क्या है, आगे चल करके काफी दूरी पर नेचुरल नंबर ही तो होगा 5000। और अगर ये नेचुरल नंबर होगा यानी गुणा करने के बाद, वैसे ही देखिए 50 और 100 में अगर संक्रिया प्लस लें तो ये 150 होगा, तो ये भी तो एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ देखा आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर ये दो संक्रिया डिफाइन है। ऐसे ही और भी कोई भी संक्रियाएं डिफाइन हो सकती हैं। संक्रिया कुछ ऐसा वो नहीं है, संक्रिया का मतलब एक नियम। तो यहाँ देखिए आपके सामने कि एक ही सेट n पर दो द्विचर संक्रिया हैं, एक तो प्लस दूसरी डॉट। तो ये प्लस और डॉट दो संक्रिया परिभाषित हैं। तो हम यहाँ तो एक जनरली ले लिया प्लस और डॉट, लेकिन हम चाहें तो ऐसे कह दें कि एक स्टार 1 है, दूसरी क्या है स्टार 2 है, तीसरी क्या है स्टार 3 है, ऐसे नाम दे दें और कितनी भी संक्रियाएं हो सकती हों। तो ध्यान दो, मान लीजिए कि ए कोई अरिक्त समुच्चय है, इस पर एक या एक से अधिक द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया परिभाषित हो, तो यह जो संरचना बनी हुई है वह एक बीजीय पद्धति कहलाती है। दोबारा से समझें कि बीजीय पद्धति में क्या है कि किसी भी सेट पर एक या एक से अधिक द्विआधारी संक्रिया परिभाषित होती हैं। लेकिन देखिए ग्रुपोइड या समूहाव जो भी है, इसमें क्या है कि किसी भी सेट पर केवल और केवल एक संक्रिया परिभाषित होगी। यानी हम ये कह दें कि एक संक्रिया परिभाषित हो तब तो क्या है ग्रुपोइड कहलाएगा या समूहाव कहलाएगा या क्वेसी ग्रुप कहलाएगा। लेकिन एक से अधिक हो तो वो क्या है बीजीय पद्धति कहलाती है। केवल इतना सा ही अंतर है और कुछ नहीं है। तो हम यहाँ इसकी डेफिनेशन अगर बताएं आप लोगों को बीजीय पद्धति की और ग्रुपोइड की, तो सबसे पहले बीजीय पद्धति के बारे में डिस्कस करें हम। तो देखिए बीजीय पद्धति क्या होती है ये जान लो। किसी अरिक्त समुच्चय ए पर, यहां ये एक शब्द जोड़ सकते हैं आप, यदि किसी समुच्चय, यदि किसी अरिक्त समुच्चय ए पर एक या एक से अधिक संक्रिया परिभाषित हो, संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया शब्द ले दो इसके लिए नाम, एक या एक से अधिक द्विआधारी संक्रिया परिभाषित हो, तो संरचना मान लीजिए कौन सी संक्रिया एक से अधिक स्टार 1
स्टार 2 स्टार 3 एक बीजीय पद्धति कहलाती है। देखिए यहाँ ये बीजीय पद्धति जो है, इस बीजीय पद्धति में एक बात आती है कि सबसे सरल जो बीजीय पद्धति है वह ग्रुप होती है। यानी सबसे सरल बीजीय पद्धति से मतलब इसलिए है क्योंकि ग्रुप में आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, केवल एक ही संक्रिया परिभाषित होती थी। लेकिन अब क्या है कि कुछ और शब्द देते हैं, आपके सामने नाम लें तो वो है, जैसे ग्रुप के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं। ग्रुप की तरह एक रिंग होती है, रिंग, इसको आप वलय कह सकते हो, वलय। इसी की तरह एक फील्ड होता है जिसको आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, फील्ड को। तो फील्ड के बारे में आप सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं रियल एनालिसिस के बुक में। तो आप देखेंगे कि फील्ड में दो संक्रिया हुआ करती थी। आपके लिए एक क्वेश्चन भी था स्टार्टिंग के चैप्टर में ही, प्लस और डॉट लगा करके एक टेबल सी बना रखी थी, याद करो अगर याद आई तो। एक जगह +5 था और एक जगह था .5, इस तरह से। और ये भी क्या है कि आपके राइट वाले पेज पे था, इधर वाले पेज पे नहीं था। इस साइड में दोनों संक्रियाएं, दोनों टेबलें बनी हुई थी। उसमें ये था 0 1 2 3 4, इधर भी 0 1 2 3 4, इधर भी 0 1 2 3 4, इधर भी 0 1 2 3 4। कहा था कि क्या ये फील्ड है। सेट दे रखा था G इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, और इसके साथ में संक्रिया थी मॉड्यूलो 5 +5, और दूसरी थी .5। तो देखो, जो ये फील्ड सिद्ध करवाया था और ये वास्तव में फील्ड होता है। लेकिन फील्ड जब प्रूव करवाया था तो देखिए यहाँ प्लस और डॉट कितनी संक्रियाएं, दो संक्रियाएं हैं। अगर संक्रिया एक ही रह जाती है तो हम उस कंडीशन में ग्रुप कहते हैं, और दो संक्रियाएं हों तो रिंग भी हो सकती है, फील्ड भी हो सकती है। तो जैसे ग्रुप के लिए आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तो ग्रुप के लिए यहाँ भी आपको लिखा देंगे रूल्स। ग्रुप के लिए क्या है, साचर्य हो, समृत हो, तत्समक हो। पहला साचर्य, दूसरा तत्समक, और तीसरा प्रतिलोम। तो साचर्य, तत्समक, प्रतिलोम, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती, और चौथा आप समृद्धता को मान सकते हैं, समृद्धता यानी द्विआधारी संक्रिया। तो ये चार कंडीशन शामिल हो जाएं, दोबारा से सुन लें कि एक तो समृद्ध, दूसरा साचर्य, तीसरा तत्समक, चौथा प्रतिलोम। अगर ये चार कंडीशन हो तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि कोई भी जो बीजीय पद्धति है वो ग्रुप कहलाती है। लेकिन देखिए उनके अलावा, अब जैसे इसमें चार हैं तो इसमें क्या है, और बढ़ जाती हैं, इसमें भी और बढ़ जाती हैं। फील्ड में आप पढ़ चुके हैं 11 प्रॉपर्टी होती हैं। तो यहाँ बीजीय पद्धति की तो ये डेफिनेशन हो जाती है। लेकिन इसमें एक सबसे अच्छा है पॉइंट, जिसको हम नोट डाल करके लिख रहे हैं। सबसे सरल बीजीय पद्धति ग्रुप है, यानी जो ग्रुप है वो सबसे सरल बीजीय पद्धति है। अब देखिए इसी के साथ में एक और बात करते हैं हम, और वो है बीजीय पद्धति के बाद में ग्रुपोइड या समूहाव या क्वेसी ग्रुप। तो देखिए समूहाव में क्या है, देखो बीजीय पद्धति में तो एक से अधिक संक्रिया हो सकती हैं, लेकिन समूह में एक और केवल एक ही संक्रिया होगी। तो हम ये कह सकते हैं, यदि किसी अरिक्त समुच्चय ए पर केवल एक ही द्विचर संक्रिया परिभाषित हो तो संरचना ए स्टार
या तो स्टार लिख दो या स्टार 1। तो संरचना ए स्टार एक समूहाव कहलाता है या कहलाती है। अब देखिए ये हो गया समूहाव के बारे में। अब यहां से आगे जो लूप है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, ग्रुप है, आबेली ग्रुप है और अनाबेली ग्रुप है। देखिए आबेली ग्रुप को आप क्रमनिर्णय ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, अनाबेली ग्रुप को आप अक्रमनिर्णय ग्रुप के नाम से भी जान सकते हो। तो देखो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, यानी हमारी जो डेफिनेशन है वो यहाँ तक हो गई हैं। अभी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट है, इनके बारे में हम अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही। बाद में स्टूडेंट कॉल करके पूछते हैं कि सर क्लास खत्म हो गई क्या, इसीलिए जो मैं बोल देता हूँ कि भाई आज की मीटिंग में इतना ही, तो समझ जाया करो कि आज अब क्लास कंप्लीट हो गई है, अब अगले टर्न पे रखेंगे अगली क्लास।